हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8th का पोएम द स्कूल बॉय। सो इस पोएम में जो बॉय है वो अनहैप्पी है, हैप्पी नहीं है, बिकॉज वो अपने आप को कंपेयर करता है एक ऐसी बर्ड से, एक ऐसी चिड़िया से जो एक केज में बंद कर दी गई हो। एक केज का मतलब होता है पिंजरा। तो वो अपने आप को कंपेयर करता है कि मैं उस चिड़िया की तरह हूँ जिसको किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया है। एक ऐसे प्लांट से कंपेयर करता है जो ब्लॉसम होने से पहले ही टूट चुका हो या मुरझा चुका हो। सो पोएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। I love to rise in summer morn when the bird sings on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sing with me, oh what. तो यहाँ पे जो पोइट हैं वो कह रहे हैं हम कि बच्चा कहता है कि मुझे सुबह सुबह समर मतलब गर्मियों की सुबह में मुझे उठना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गर्मियों की सुबह देखना मुझे बहुत पसंद है। और जब चिड़िया पेड़ों पे बैठ के गाना गाती हैं तो वो मुझे सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। द डिस्टेंट हंट मैन, जो शिकारी होते हैं, डिस्टेंस का मतलब होता है दूर से जब शिकार करते हैं, और जो साउंड अपीयर होती है जब शिकार करते टाइम, और जब वो जो हॉर्न्स बजते हैं, जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, और जब विंड्स में आवाज़ें आती हैं तो वो सुनना मुझे बहुत ही पसंद है। एंड द स्काई लार्क सिंग विथ्स मी, ओ वॉट स्वीट कंपनी। और एक स्काई लार्क बर्ड है ब्राउन कलर की, वो जब उसके साथ गाना गाती है तो वो कंपनी इंजॉय करना जो बच्चा है, चाइल्ड, उस बर्ड की बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। So in the first stanza, the poet says that the boy loves to wake up early in the morning when bird sings on the tree. He likes the sounds of distant huntsman when he blows his horn. He enjoy the company of small brown bird and sings with him. तो उसको सुबह सुबह उठना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बर्ड्स की कंपनी इंजॉय करता है जब हंट्समैन्स अपने हॉर्न को ब्लो करते हैं और शिकार करते हैं चिड़ियों का या किसी भी चीज़ का, तो उसको बहुत पसंद आता है। जब स्काईलार्क उसके साथ गाना गाती है तो वो कंपनी उसको बहुत अच्छी लगती है। सेकंड स्टैंजा में क्या है? But go to school in summer morn, oh, it drives all joy away under a cruel eye outworn. The little ones spend the day in shine and dismay. लेकिन सुबह सुबह समर मॉर्निंग में उसको स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो उसकी जितनी भी खुशियाँ होती हैं उसको दूर लेके चला जाता है। जॉय अवे मतलब जितनी भी उसकी खुशियाँ होती हैं उसको दूर लेके चला जाता है। अंडर अ क्रूएल आई आउटवर्न, क्रूएल आई यहाँ किसकी बात की जा रही है? टीचर की। जो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो स्ट्रिक्टली हमेशा स्टूडेंट के ऊपर नज़र लगाए रहते हैं, तो जो स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पाते हैं। सो जो बच्चा है वो क्रूएल आई से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। टीचर्स इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि वो इंजॉय नहीं कर पा रहा है। द लिटिल वन स्पेंड द डे इन शाइंग एंड डिस्मे, तो जो छोटा सा बच्चा है उसने अपना पूरा दिन जो है बहुत ही ज़्यादा शाई मतलब डरा हुआ, और डिस्मे मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉक में उसने पूरा डे स्पेंड किया होता है। सो इन द सेकेंड स्टैंजा पोएट इज सेइंग दैट द बॉय डजंट लाइक गोइंग टू द स्कूल इन द समर मॉर्निंग. It takes away all the joy and happiness of him. The teacher keeps a close eye on the student and they have to spend the entire day in sadness and distress. अब थर्ड स्टैंजा में क्या बोल रहा है जो स्टूडेंट है? he is saying that then at times I dropping sit and spend my many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning bower, worn through with the dreary shower. अब यहाँ थर्ड स्टैंजा में जो स्टूडेंट है वो अपनी सिचुएशन जो है क्लासरूम में जैसा फील कर रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि इतनी ज़्यादा ड्रॉपिंग का मीन्स होता है जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एक्सर्शन में आ जाते हैं, तो जब वो अपने हेड को डाउन करने लगते हैं, हैंग करने लगते हैं, तो वैसे सिचुएशन जो है स्टूडेंट फेस कर रहा होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सर्शन में आ गया रहता है और उसने बहुत ज़्यादा एंशियस आर मतलब बहुत ही ज़्यादा वरीड आर, बहुत परेशानी में अपने जितने भी घंटे उसने स्कूल में स्पेंड किए रहते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी में कर लिए होते हैं स्पेंड।
नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, उसको अपनी बुक में कुछ भी डिलाइट मतलब किसी भी तरीके की खुशी नहीं महसूस होती है। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। नॉर सिट इन लर्निंग बार, मतलब कि ये कि जब वो लर्न करता है कोई भी चीज़ें तो वो चीज़ें भी उसको समझ में नहीं आती है, उसको उसमें भी किसी भी तरीके की डिलाइट या खुशी नहीं समझ में आती है। जैसे बार का मतलब होता है क्लाइंबिंग प्लांट इन अ गार्डन, जैसे किसी गार्डन में प्लांट जब आप लोगों ने देखा होगा क्लाइंब कर रहा होता है ग्रीन कलर का प्लांट, तो उसको बोलते हैं। तो जब वो लर्न कर रहा होता है तो उसके माइंड में लर्निंग के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ ग्रो नहीं करती है, उस प्लांट्स की तरह ग्रो नहीं करती, उसके माइंड में कुछ भी जाता नहीं है। तो वो अपनी बातें जो है स्कूल की वो एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। वॉन डाउ विद द ड्रीडी शार, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग वे में जो भी टीचर लेक्चर्स दे रहे होते हैं वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो अनइंटरेस्टेड वे में अपने पूरे आवर्स जो है वो वहाँ पे स्पेंड कर रहा होता है। सो इन द थर्ड स्टैंजा द पोइट एलोबरेट that sometimes the boy sit for long hours with his head hanging down. He neither enjoy reading his book nor does he like to sit for learning. He get bored with the lectures of his teacher. Okay, so fourth stanza देखते हैं क्या है इसमें। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy but drooping his tender wings and forget his youthful spring? अब यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में जो बॉय है वो कह रहा है कि कैसे कोई चिड़िया जो कि जन्म ली है उड़ने के लिए, वो कैसे किसी पिंजरे में बंद रह सकती है। वो अपने आप को चिड़िया से ही कंपेयर किया है, तो वो कह रहा है कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, मतलब कैसे कोई चिड़िया किसी केज में बंद रह सकती है और वो गाना गा सकती है बैठे बैठे, जबकि उसने जन्म लिया है अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए। जॉय मतलब हैप्पीनेस के साथ उसने जन्म लिया है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है उसको इंजॉय करने के लिए। तो वो अपने आप को कंपेयर करके कह रहा है कि कैसे मुझे किसी एक छोटे से स्कूल में बंद करके रखा जा सकता है, मुझे कोई भी डिलाइट नहीं महसूस हो रहा है इस स्कूल में। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय but droop his teacher wing and forget his youthful spring? अब यहाँ पे कह रहा है कि कैसे कोई एक बच्चा, एक चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा फियर ऑफ एनॉय, बहुत ही ज़्यादा एनोइंग तरीके से, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ क्लासरूम में बैठा रह सकता है, और बहुत ही ज़्यादा ड्रूप मीन्स होता है परेशान, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसका जो टीचर है वो उसको कंटिन्यूअसली पढ़ाया जा रहा है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और कैसे वो अपनी छोटी सी लाइफ में मतलब अपनी बचपन में वो कैसे अपनी यूथफुल लाइफ को, बचपने को भूल के एक बड़ों की तरह जीवन व्यतीत कर सकता है। बच्चा जो है ये बात वहाँ पे कह रहा है। सो इन द फोर्थ स्टैंजा यहाँ पे बोल रहा है बच्चा कि द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ विथ अ बर्ड एंड स्कूल विथ अ केज. As the bird cannot sing in the cage, similarly he cannot enjoy his childhood in the school. जैसे कोई भी जो चिड़िया है अब केज में अपने लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकती है, उसी तरह कैसे अब कोई भी बच्चा एक स्कूल में बैठे बैठे अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकता है। द पोइट सेड दैट द चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ द टीचर. द बॉय फील्स दैट he is a prisoner in the school as a caged bird lets his wing down and forget to share the joy of spring. Similarly, the boy also forget to enjoy his young days. तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने आप को एक प्रिजनर समझ रहा है, एक कैदी समझ रहा है, और यही कह रहा है कि जैसे चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, तो वो स्प्रिंग के मौसम में, पतझड़ के मौसम में इंजॉय करना, अपनी लाइफ को इंजॉय करना, समर के टाइम इंजॉय करना भूल जाती है, वैसे ही मैं यहाँ बैठे बैठे अपनी यंग लाइफ, अपनी चाइल्डहुड को भूल जाऊँगा, इंजॉय नहीं कर पाऊँगा। अब देखते हैं लास्ट स्टैंजा में क्या है इसके। So, in the last stanza, O father and mother, if birds are nipped and blossom blown away, and if the tender plants are stripped
of their joy in the springing day by sorrow and care dismay. How shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? सो यहाँ लास्ट स्टैंजा में जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन कर रहा होता है कि ओ फादर एंड मदर, कैसे किसी फ्लावर में जो बर्ड्स लगे होते हैं, जो जब कोई भी प्लांट खिलने से पहले उस पर बर्ड्स लगे होते हैं, उसको अगर तोड़ लिया जाए, निब मतलब होता है तोड़ लेना, एंड ब्लॉसम ब्लो अवे, और उसकी जो ब्लॉसम है उसकी जो वो खिलेगा, उसकी खिलने से पहले ही उसको तोड़ लिया जाए, वो खिलने से पहले ही उसके खिलने के सिचुएशन को उससे दूर कर दिया जाए। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जो हम लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उसको जड़ से तोड़ के फेंक दिया जाए, स्ट्रिप कर दिया जाए, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और उसकी जो खुशियाँ हैं स्प्रिंग के डेज में वो कन्वर्ट हो जाएंगी सौरों में, एंड केयर ऑफ डिस्मे, डिस्मे का मतलब होता है दुख में। हाउ शैल द समर अराइज इन द जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, तो कैसे आप बताओ कि समर के टाइम में कैसे जो जॉय हैं, वो खुशियाँ जो हैं वो अराइज होंगी, या कैसे समर के फ्रूट अपीयर होंगे। सो जो हैप्पीनेस ऑफ समर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरो ऑफ विंटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करता है कि इन द लास्ट टाइम द पोएट अपील्स टू द पेरेंट्स नॉट टू हेरास देयर चिल्ड्रंस। जो पोएट हैं यहाँ पे इस लाइन से पेरेंट्स से अपील करना चाहता है, बोलना चाहता है कि अपने बच्चों को हरास नहीं करना चाहिए। जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड होते हैं, जैसे कि कोई बर्ड और फ्लावर, और अगर उनको ब्लॉसम होने से पहले ही तोड़ लिया जाए, ग्रो करने से पहले ही उसको मतलब मुरझावा दिया जाए, या फिर किसी भी तरीके से तोड़ के फेंक दिया जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी हो जाएंगे। और बहुत जैसे कोई फ्लावर ब्लॉसम होने से पहले ही तोड़ के फेंक दी जाती है, या उसको टच कर लो तो वो खिल नहीं पाती है, उसी तरीके से छोटा बच्चा भी होता है, उसको बार बार अगर आप हरास करोगे तो अपनी चाइल्डहुड को इन्जॉय नहीं कर पाएगा। और जो ये वर्ल्ड है उसके लिए किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, द वर्ल्ड विल बी फुल ऑफ सॉरो फॉर हिम, द समर विल नॉट अराइज इन द जॉय एंड द प्लांट विल नो लॉन्गर बियर फ्रूट्स। तो उसके लिए जो समर जो है, जो हैप्पीनेस ऑफ समर है, वो कन्वर्ट हो जाएगी सॉरो ऑफ विंटर में। ठीक है, और ये जो पोएम है दिस इज़ बाय विलियम ब्लेक। तो जो पोएट हैं इस पोएम के वो विलियम ब्लेक हैं। सो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 or 4 words phrases in stanza 1 that reflect the child happiness and joy। तो स्टैंजा 1 में से हमें 3 और 4 लाइंस वो हैं जो फाइंड करनी है, जो बताएंगी कि जो चाइल्ड की जो हैप्पीनेस और जॉय है उसको दूर लेके जाती हैं। ऐसी कुछ लाइंस हैं, हमें स्टैंजा 1 से लिखनी है ढूंढ के। तो ऐसी लाइन क्या है स्टैंजा 1 में, जैसे कि हैप्पीनेस, इसका आंसर क्या होगा, सिंपली द वर्ड फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड हैप्पीनेस और द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स आर द स्काईलार्क एंड द साउंड ऑफ हंटर्स हॉर्न। तो जो सॉन्ग्स ऑफ बर्ड हैं, जो बर्ड्स की जो सॉन्ग्स हैं वो, और जो स्काईलार्क है एंड द साउंड ऑफ हंटर्स हॉर्न है फर्स्ट स्टैंजा में, वो जो हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेजेस से रिफ्लेक्ट कर रही हैं चाइल्ड की हैप्पीनेस को और जॉय को। आई एम रिपीटिंग द आंसर अगेन, द वर्ड फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस आर द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स एंड द स्काईलार्क एंड द साउंड ऑफ हंटर्स हॉर्न। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है, इन द स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस, विच वर्ड फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड। अब सेकेंड स्टैंजा में कौन से ऐसे वर्ड हैं जो चाइल्ड के मूड को चेंज होता हुआ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो इसमें जो आंसर होगा, फर्स्ट होगा ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। ये जो लाइन है ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये इंडिकेट कर रही है कि स्टूडेंट का मूड जो है वो चेंज हो रहा है। सेकेंड, क्रूएल आई आउट वोन,
जो टीचर को इंडिकेट कर रही है लाइन। क्रूएल आई आउटवर्न, ये लाइन जो है वो भी इंडिकेट कर रही है कि स्टूडेंट का माइंड जो है वो चेंज हो रहा है। थर्ड, साइंग एंड डिसमे, जो साइंग और डिसमे ये जो लाइन है ये भी इंडिकेट कर रही है कि जो बच्चा है उसका मूड जो है चेंज हो रहा है। थर्ड, अ क्रूएल आई आउटवर्न स्टैंजा 2 रिफर्स टू। अब क्रूएल आई आउटवर्न जो स्टैंजा 2 में है वो किसको रिफर कर रहा है? द क्लासरूम विच इज शेवी नॉइजी। सेकेंड, द लेसन विच आर डिफिकल्ट अनइंटरेस्टिंग। थर्ड, द डल अनस्प्रिंगिंग लाइफ एट द स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। सो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड वन होगा, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट द स्कूल with lot of work and no play. अब fourth question है, nor sit in learning bars worn thou with the dreary shower, which of the following is close paraphrase of the line above. अब यहाँ पे कुछ पैराफ्रेजेस दिए हुए हैं, सॉरी ये पैराफ्रेज दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे कुछ लाइंस दी हुई हैं। तो ये लाइंस में से जो लाइन इस पैराफ्रेजेस के क्लोज है उसको हमें यहाँ पे लिखनी है। फर्स्ट लाइन क्या है? नॉर आई कैन सिट इन द रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट्स रेनिंग। सेकेंड, नॉर आई कैन लर्न एनीथिंग एट द स्कूल द टीचर गो टू लेक्चर एंड एक्सप्लेनिंग। नॉर थर्ड क्या है? नॉर आई कैन सिट इन द स्कूल गार्डन फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन। सो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका मतलब क्या है कि मुझे क्लासरूम में बैठ के लर्न करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है और जो लेक्चर्स है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। कब? जब नॉर आई कैन सिट अ रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट्स रेनिंग। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि जब क्लासरूम के बाहर जब बारिश होती रहती है तो मुझे क्लासरूम में बैठ के पढ़ने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। कैसे मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ? मुझे तो बाहर जाके इंजॉय करना चाहिए, बच्चे को ऐसी फीलिंग आती है। सो हमने इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए। So this is how we have completed the poem. And if you like my explanation, give a like to video, share the poem and subscribe to my channel. Thank you so much.